हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सिंह महरिया आज बात करूंगा आपसे सेरीकल्चर पे। सेरीकल्चर के पूरे टॉपिक को मैंने कुछ टुकड़ों में तोड़ दिया है और ये पूरे सेरीकल्चर का टॉपिक जो है हम 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हम आज पहले वीडियो में इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेरीकल्चर। तो सबसे पहले बात ये आती है कि सेरीकल्चर है क्या। तो देखिए बच्चों, बात ये होती है कि किसी भी चीज़ का जब व्यापारिक दृष्टि से पालन प्राप्त करने के लिए अगर रेशम कीट का पालन किया जाता है, यानी रेशम कीटों को व्यापारिक दृष्टि से लाभ प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाएगा, तो ये प्रक्रिया जो है वो हमारी सेरीकल्चर कहलाएगी। अब बात ये आती है कि रेशम कीट को पालने की विधि और ये कैसे पता चला कि भी रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। तो इस चीज़ का रेशम के कीट से रेशम के धागे प्राप्त करने की खोज चाइना की क्वांगटिंग प्रांत, एक चीन का एक प्रांत है क्वांगटी प्रांत की महारानी लोटजू ने सर्वप्रथम इस बात की खोज की कि रेशम के कीट से रेशम प्राप्त किया जा सकता है। और सेरीकल्चर का सर्वप्रथम क्रमबद्ध और प्रायोगिक अध्ययन, यानी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन की किस तरीके से रेशम के कीट में परिवर्धन होता है और कौन सी उसकी अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार रेशम प्राप्त होता है, इसके बारे में प्रयोग और इसको क्रमबद्ध अध्ययन जापान के वैज्ञानिकों ने किया। भारत में सर्वप्रथम इस चीज़ का अध्ययन और इस चीज़ के बारे में प्रयोग जो था वो लेफ्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। और लेफ्रो जो साइंटिस्ट थे वो पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में साइंटिस्ट थे। इन्होंने रेशम कीट के पालन पर प्रयोग प्रारंभ किए। अब हम बात करते हैं कि सिल्कवॉर्म या रेशम के कीट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकल स्टेटस क्या है। तो इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है, यानी हम जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा है तो हम ये जानते हैं कि इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेज होंगे, ठीक है। क्लास इसकी इंसेक्टा है, दैट मीन्स 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेज होंगे। ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। और फैमिली, चूँकि रेशम कीट है, रेशम कीट की 2 फैमिली हैं, एक बॉम्बिसिडी है, दूसरी सेटेनिडी है। दोनों ही फैमिलीज के जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं वो रेशम प्राप्त करने के लिए काम आते हैं। हम जिसका इस चैप्टर में मुख्यतः अध्ययन करेंगे वो करेंगे बॉम्बिक्स मोराई का। तो हमने उसी का क्लासिफिकेशन लिया है कि जीनस बॉम्बिक्स है और स्पीसीज जिसकी मोराई है। आप कुछ चीज़ देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जीनस को अंडरलाइन किया है और स्पीशीज़ को अंडरलाइन किया है। हम बाकी को नहीं किया। हम सब ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू ICZN, जब हम किसी चीज़ को पेपर पे लिख पा रहे हैं तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख पाते उसे, तो हम उसे अंडरलाइन कर देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ इटैलिक्स में न लिख के इसको अंडरलाइन किया है। और हम जूलॉजी के विद्यार्थी होने के नाते इस आदत को, अगर इस अंडरलाइन करने की को अपनी आदत बना लेते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। अब हमने बात की थी फैमिली 2 हैं, सेटेनिडी और बॉम्बिसिडी। हम इस वीडियो में बात करेंगे पहली फैमिली सेटेनिडी की। तो सेटेनिडी में जो 1 बाय 1 हम उन मॉथ या सिल्कवॉर्म की बात करेंगे जो रेशम कीड़े रेशम प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो पहला है एंथेरिया पेफिया क्या है कि एक जंगली प्रजाति है। अगर ये जंगली प्रजाति है, इसका मतलब क्या है कि इस मौत को पालना आसान नहीं है, तभी ये जंगली प्रजाति है, वरना तो घरेलू होती। और ये मुख्यतः भारत, श्रीलंका और चीन में पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अब हम जानते हैं कि जब रेशम का कीट होता है या कोई भी कीड़ा होता है तो उसके भोजन प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई स्रोत तो होगा। तो रेशम का कीट है, उसके भोजन का प्राप्त करने के लिए या वो जिस चीज़ पे फीड करता है वो बेर, साल, गुलर, ओक की पत्तियाँ होती हैं जिनको ये फीड करता है। चूँकि हमने कहा है कि ये जंगली प्रजाति है और इसे पालना आसान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो भी कोकून हैं वो कोकून हमें जंगल से ही प्राप्त होंगे, जंगल के अलावा कहीं से प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार
एंथीरिया पेफिया एंथीरिया पेफिया का जब हम रियरिंग करते हैं, इसको पालते हैं और इससे जो रेशम प्राप्त करते हैं उसे टसर सिल्क कहते हैं। टसर सिल्क कहते हैं। इसी कारण ये मोथ भी टसर सिल्क मोथ कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसे टसर सिल्क मोथ कहा जाता है, जिस कारण इससे प्राप्त रेशम टसर सिल्क कहलाता है। इसी एंथेरिया की एक प्रजाति और है जो हिमालय के तराई वाले भागों में पाई जाती है, जो है एंथेरिया टाइले। हम ये जानते हैं तराई वाला भाग कौन सा होता है। जब कोई पहाड़ होता है इस तरीके से, हम मान लेते हैं कि एक पहाड़ है, मान लेते हैं ये पहाड़ है, तो इसका ये जो हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जहाँ पहाड़ की ढलान मैदान से मिलती है, ये वाला इलाका जो है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो इस तराई क्षेत्र में एंथेरिया पेफिया या सेटर्निडी फैमिली की एक और प्रजाति मिलती है। एंथेरिया में ही जीनस एंथेरिया की एक प्रजाति और मिलती है जिसे एंथेरिया टाइले कहते हैं। सेकंड, ये हमारा सेटर्निडी फैमिली का दूसरा मेंबर है एंथेरिया आसामानसिस। एंथेरिया आसामानसिस हम देख पा रहे हैं, हम नाम सुन पा रहे हैं आसामानसिस, यानी यह मुख्यतः आसामानसिस यानी आसाम, और मुख्यतः यह आसाम में ही पाया जाता है। यह एक सेमी डोमेस्टिकेटेड कीट है, यानी ये मुख्यतः न तो वाइल्ड है न ही ये डोमेस्टिकेटेड घरेलू है, दोनों के बीच की ही प्रजाति है। यानी ये अर्ध रूप से पालित कीट है जो पूर्णतः घरेलू नहीं हो पाया, लेकिन एंथेरिया पेफिया की तुलना में ये वाइल्ड नहीं है, डोमेस्टिकेटेड है, तो अर्थ वाली जीन है। इसका लार्वा जो होता है वो मेंचलिस और दालचीनी के पौधों पे पाया जाता है, और इससे प्राप्त रेशम को हम मूंगा सिल्क कहते हैं। इसी कारण ये मूंगा सिल्क मोथ भी कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं कि इसका दूसरा कॉमन नेम है मूंगा सिल्क मोथ, और इससे प्राप्त रेशम मूंगा सिल्क कहलाता है, या मूंगा सिल्क है, इस कारण इसका नाम मूंगा सिल्क मोथ है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने इसको देखा है कि ये फीमेल है जिसके साथ में कैटरपिलर है, और कैटरपिलर जो है वो मेंचिलिस और दालचीनी के पौधों का भक्षण करेगा, और मुख्य बाद में इस प्रकार से इससे रेशम प्राप्त होगा। अब हम तीसरे मेंबर की बात करते हैं, वो है एंथेरिया पेरिनी, या इसे कहा जाता है ओक सिल्क मोथ। एंथेरिया पेरिनी या ओक सिल्क मोथ इसका नाम है। यह मुख्यतः जापान और चीन में पाया जाता है, यानी यह मुख्यतः जापान और चीन में पाया जाता है, यानी यह भारत में मुख्य रूप से नहीं पाया जाता। हिमालय में इसकी कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जो हैं एंथेरिया रॉयलेट, और जापान में जो प्रजाति पाई जाती है वो पाया जाता है एंथेरिया यामामाई। हिमालय का मतलब भारत नहीं है। हिमालय जो है, हिमालय भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। तो हिमालय भारत, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार तक फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है, इसलिए हिमालय का नाम आ जाता है। तो ये नहीं है कि वो भारत है, ये मुख्य, क्योंकि यह जो मोथ है वो मुख्य रूप से जापान और चीन में ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये जापान में ये जो मोथ है वो सदियों से पाला जा रहा है, यानी जापानियों को इस मोथ को पालने की जो प्रक्रिया और क्रिया विधि है उसका सदियों से पता है कि किस प्रकार से इसे पालकर इसे रेशम प्राप्त किया जाता है। इससे उच्च गुणवत्ता का रेशम प्राप्त होता है। ये इस मोथ से प्राप्त सिल्क को हम ओक सिल्क भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट मेंबर की बात करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट मेंबर है थायोपेलिया रिलीजियोसा। थायोपेलिया रिलीजियोसा से हमारी बात आती है, एक हम समझने के लिए बात कर लेते हैं कि यहाँ होता है रिलीजन का मतलब जिससे देवता जुड़े होते हैं, इसलिए ये देव हो गया, देव मूंगा सिल्क मोथ, इसे देव मूंगा सिल्क मोथ कहा जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश व हिमालय के तराई भागों में पाया जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर ये माने पर्वत है तो इस पर्वत का वो हिस्सा जो ज़मीन
जब पर्वत ढलान पे होता है और मैदान से मिलता है तो वो हिस्सा इसका तराई कहलाता है। इस थायोपेलिया रिलीजियोसा या देवमूंगा सिल्क मोथ का लार्वा जो है वो मुख्यतः मेंचेलिस और फाइकस प्रजाति वो होती है जिसमें बरगद, पीपल जैसे पौधे आते हैं। ये फाइकस जीनस होता है। इसकी पत्तियों पर ये मुख्यतः इनकी पत्तियों पर फीड करता है। इस प्रकार के रेशम के कीट को पालने से जो रेशम प्राप्त होता है वो रेशम चूँकि मजबूत होता है और हल्का होता है, इसीलिए इस प्रकार के रेशम के धागे से मछली पकड़ने के जाल बनाए जाते हैं। हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है अपने को, ये रेशम के कीट के इसी थायोपेलिया रिलीजियोसा से बने हुए रेशम के जाल हैं जिनसे मछली पकड़ने के काम में लिया जाता है। दूसरा हम देख पा रहे हैं, दूसरे डायग्राम में एक व्यक्ति है जो पानी में जाल उछाल रहा है मछली पकड़ने को। ये प्रतीकात्मक चित्र है जो मछली के जाल को हमने दिखाया है। पांचवा इसका मेंबर है अटेकस एल्टस। हम जब अटेकस एल्टस की बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमने इसको कहा है जाइंट सिल्क वोम। जाइंट क्यों कहा, हम इसके आगे बात करेंगे। यह रेशम का कीट मुख्यतः भारत व मलेशिया में पाया जाता है। इस रेशम के कीट के पंखों का फैलाव, यानी जब ये रेशम कीट अपने दोनों पंख खोल लेता है तो इसके रेशम के कीट के पंखों का फैलाव 11 इंच तक होता है। और 11 इंच का जो फैलाव है वो जीवित कीटों में सर्वाधिक है। हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि कैसे इस रेशम के कीट के पंखों का पूरा फैलाव है और इसने एक युवती के चेहरे को लगभग पूरा ढक लिया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इसके पंखों का फैलाव कितना है, इसीलिए कहा जाता है ये जाइंट सिल्क वॉर्म है। और यहाँ दूसरा डायग्राम है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी हथेली में इस रेशम के कीट को ले रखा है और इसने इस पूरी हथेली को लगभग पूरा ढक रखा है, सिर्फ अंगूठा दिखाई देता है। तो इससे दिखाया गया है कि इसके पंखों का फैलाव क्या है। अब हमारे सामने आता है, हमने कहा है कि जीवित कीटों में सर्वाधिक है, यानी ऐसा कोई कीट है जिसके पंखों का फैलाव इससे भी ज़्यादा है लेकिन वो जीवित नहीं है। तो हाँ, हम सही बात कर रहे हैं, वो जीवित नहीं है। ऐसा कीट हमारे सामने है और ये कीट है जो कीट लार्जेस्ट कीट है, जिसके पंखों का फैलाव अभी तक सबसे अधिकतम देखा गया है पृथ्वी के प्रारंभ से लेकर अब तक, वो है मेगान्यूरोप्सिस परमियाना। ये एक ड्रैगन फ्लाई है और ये ड्रैगन फ्लाई कब थी, ये ड्रैगन फ्लाई लेट पर्मियन एरा में, और जो लेट पर्मियन एरा आज से 275 मिलियन ईयर्स पहले था। 275 बिलियन का मतलब है 27.5 करोड़ साल पहले ये ड्रैगन फ्लाई मेगान्यूरोप्सिस परमियाना पाई जाती थी। और इस कीट के पंखों का फैलाव 30 इंच तक था। 30 इंच या 2.5 फीट या 75 सेंटीमीटर। बिलीव नहीं कर पा रहे हम कि इतना भी किसी कीट के पंखों का फैलाव हो सकता है। लेकिन अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो हम इसमें देख पा रहे हैं, इसमें नीचे डायमेंशन मीटर में लिया हुआ है और व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो 2 मीटर से नीचे है। और वहाँ हम देख पा रहे हैं इस ड्रैगन फ्लाई के पंखों का फैलाव जो है वो कितना है, वो लगभग 2.5 फीट के पास है पंखों का फैलाव। तो ये अब तक का ज्ञात कीट है जो वर्तमान में नहीं पाया जाता है, जो 27.8 करोड़ या 375 मिलियन वर्ष पहले लेट पर्मियन में पाया जाता था और वो एक ड्रैगन फ्लाई थी, मेगान्यूरोप्सिस परमियाना। अब हम नेक्स्ट सदस्य की बात करते हैं। फैमिली सेटेनिडी के नेक्स्ट मेंबर की हम बात कर रहे हैं और वो है अटेकस रिसिनी। अटेकस रिसिनी का एक नाम और है, इसका ही एक जूलॉजिकल नाम और है फिलोसीमिया रिसिनी, और या इसे हम इरी सिल्क मोथ कहते हैं। हम इरी सिल्क मोथ क्यों कहते हैं, हम बात करते हैं। यह पूर्वी एशिया में पाया जाता है।
पूर्वी एशिया का मतलब ये है कि यह म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इन भागों में पाया जाता है। इन भागों में मुख्यतः पूर्वी एशिया में पाया जाता है। जापान भी पूर्वी एशिया का भाग है। और यह इस रेशम कीट का जो लार्वा होता है वो अरंडी या कैस्टर की पत्तियों पे मुख्य रूप से फीड करता है। इस कीट से जो रेशम का धागा प्राप्त होता है, जब हम इसके कोकून से रेशम का धागा प्राप्त करते हैं तो ये धागा एक सतत धागे में प्राप्त न होकर टुकड़ों में प्राप्त होता है। इस कारण इसे साफ करना पड़ता है और इसे काटना पड़ता है। इसी कारण इससे प्राप्त रेशम को इरी सिल्क कहते हैं और इरी सिल्क के आधार पर इसका नाम इरी सिल्क मोथ है। अब एक सवाल आता है, यहाँ हमने लिखा है इरी कल्चर क्या है, यानी इरी कल्चर क्या है। सेरीकल्चर हम पढ़ रहे हैं और उसमें एक टर्म आगे इरी कल्चर क्या है। इरी सिल्क मोथ का पालन व व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करने की विधि को इरी कल्चर कहते हैं। क्या है इरी कल्चर? इरी सिल्क मोथ को पालना व उससे व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करना, यानी अत्यधिक मात्रा में रेशम प्राप्त करना जिसे बेचकर लाभ प्राप्त किया जा सके, जो बाज़ार में लाया जा सके। यानी कि एक धागा प्राप्त कर लिया और वो एग्रीकल्चर है नहीं, जिसे क्विंटलों, टनों, हजारों टन, लाखों टन रेशम प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की विधि को एग्रीकल्चर कहते हैं। राजस्थान में ये बीकानेर में इस एग्रीकल्चर को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो एटेकस रेसिनी है उसका लार्वा जिन पत्तियों को फीड करता है वो होती है अरंडी या कैस्टर की पत्तियाँ। वो हमने पहले वाले डायग्राम में वो हमें दिखाई दे रही हैं और दूसरे डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि कैटरपिलर इनको खाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये हमारी सेटेनिडी फैमिली की जो सिल्क मोथ थे उनके बारे में बात थी कि कौन सा सिल्क वॉर्म किस जगह काम आता है और किस पे वो उसका लार्वा फीड करता है, वो प्राकृतिक रूप से किन किन स्थानों पे पाया जाता है और उससे प्राप्त रेशम को क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है। तो हमने आज के वीडियो में बात की है सेरीकल्चर के वीडियो फर्स्ट में हमने बात की आज कि सिल्क मोथ की जो दो फैमिलियाँ मुख्य रूप से हैं, बॉम्बेसिडी और सेटेनिडी। उनमें सेटेनिडी फैमिली में शामिल कौन कौन से रेशम के कीट हैं जो रेशम व्यापारिक दृष्टि से रेशम प्राप्त करने के काम आते हैं, इन 6 कीटों की हमने आज बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली बॉम्बेसिडी के। तब तक के लिए धन्यवाद।